तो आज की जो हमारी ये क्लास है एमपी सेट और साथ ही साथ यूजीसी नेट। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 का अंतिम बिंदु, यानी आज आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। धारणीय विकास के संबंध में है। इसी को SDG के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे मानव विकास सूचकांक में कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को, इसके बारे में देखेंगे और भी नोट करवा दूंगा, और उसके बाद धारणीय विकास के बारे में। ठीक है, यहीं आपका टॉपिक ये कवर हो जाएगा। फिर हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो धारणीय विकास का अर्थ के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो वर्तमान में लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को इस प्रकार से पूरा करना है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य पर कोई आंच ना आए, यह प्रक्रिया बताती है धारणीय विकास को। धारणीय विकास को हम लोग सहस्त्राब्दीय विकास के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सहस्त्राब्दीय विकास का जो लक्ष्य था वो 2000 से लेकर 2015 तक का था। ठीक है, बट अब इसको जो है धारणीय विकास के साथ साथ संधारणीय विकास भी कहा जाता है, और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है, और इसको सतत विकास भी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, तो जो धारणीय विकास है, जो सतत विकास है, उसके लिए संपोषी, टिकाऊ, शाश्वत, सतत विकास और वाहनी इत्यादि जैसे शब्द आते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग होता है वो धारणीय विकास में होता है ना। और सतत विकास की अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है। तो इस शब्द का पहली बार अगर कोई प्रयोग किया है तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, IUCN। इस शब्द का पहली बार अगर कोई विकास किया है तो इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है, UCN। क्लियर? एक बार स्पष्टीकरण करिए आप लोग। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, इसका पूरा नाम आप नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है ये, है ना। मैं नोट कर दूं? जी सर। सर आर भी होगा ना रिसोर्सेज लास्ट में? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल भी आप कह सकते हैं कंपोजिशन। नोट कर लीजिए, ये नाम इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। क्लियर हुआ? नाम एक बार कंफर्म करिए। यस सर। हाँ, IUCN, ये नाम हमसे देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार जब ये प्रयोग किया IUCN ने अपनी रिपोर्ट, तो विश्व संरक्षण रणनीति में इसने यूज़ किया था। परंतु वहाँ आपको एक और नाम देखने को मिलता है 1987 में। ध्यान रखेंगे, वह नाम आता है WCED। इसका पूरा नाम बताइए। सर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है क्या किया, कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द का प्रयोग किया था, जो सतत विकास देखने को मिलता है। तो पहली बार प्रयोग किसने किया? IUCN। नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट नाम। और उसके बाद अगर हमसे प्रश्न पूछता है कि उसके बाद
यह प्रक्रिया जो है विश्व संरक्षण रणनीति में आई, तो WCED बताइए जी। तो ये हाँ 1987, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बताइए। ठीक, क्लियर हुआ ये बात? इतना कंफर्म करिए आप सभी लोग। अभी हम आपसे बात करते हैं ना। जी सर। ठीक है सर पहली बार कब हुआ था सर? ये वही है 1987 का ही है। तो ये तो सर 1987 इसमें क्या ना, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलप, आपने एक नाम लिखवाया ना सर, नहीं, IUCN। यहाँ जो ये आप नाम देख रहे हैं, इसका अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसमें इसकी परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका क्या है, तो आपको वही वर्ष को मेंशन करिए, है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। इसकी बात अगर मैं आपसे कर रहा हूँ, तो इस प्रक्रिया में आप लोग वही नाम ध्यान रखेंगे जो 1987 का है। स्पष्ट हुआ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बताइए एक बार। जी सर। और इसकी स्थापना की अगर आप बात मुझसे पूछ रहे हैं सर, तो आप नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना में 1948 की भूमिका देखने को मिलती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 इसकी भूमिका हुई थी। स्पष्ट हुआ? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ये। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये SDG का एक प्रमुख संकेतक है। अगर आपने अभी सिलेबस देखा है तो मानव विकास के बाद एक संकेतक शब्द लिखा हुआ था, तो ये SDG का एक प्रमुख संकेतक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा तो इसको आप लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर। और फिर आपको ये WCED के बारे में पता चल गया। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी रिपोर्ट में इसने कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट शब्द का प्रस्तुत किया था। आवर कॉमन फ्यूचर भी आप कह सकते हो, हमारा भविष्य लक्ष्य। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एक एजेंडा 21 रियो घोषणा थी, और इसके प्रति पूर्ण समर्थन जो है व्यक्त किया गया था। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1992 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे लिए। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन की बात मैं कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, अर्थ कॉन्फ्रेंस की, जो घोषित हुआ था एजेंडा 21। और एजेंडा 21 को रियो घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से मालूम है। ये समर्थन व्यक्त किया था। और उसके बाद वर्ष 2002 की भी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा ही धारणीय विकास बना था। जोहान्सबर्ग का जो सम्मेलन था उसका मूल मुद्दा का मतलब जो बेसिक और बुनियादी जो एजेंडा है उसका बेसिकली धारणीय विकास था 2002 का। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। क्लियर करवा दूँ ये भी, क्योंकि हमारे पार्ट 1 में भी पूछने को मिलेगा और सोशल वर्क में भी देखने को मिल सकता है अगर एजेंडा 21 आ रहा है तब। स्पष्ट करा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है 11वीं और 18वीं सदी सन 1950 में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात हुई थी, पर्यावरण संरक्षण की। 11वीं एंड 18वीं सदी। जी, पर्यावरण संरक्षण की सदी की। तो सन 1970 में संयुक्त राष्ट्र UN
का एक रिपोर्ट जारी हुआ था 1970 में, ठीक है। और उस समय इसका जो मुखिया था, कौन मुखिया, वो था स्वीडन। क्या था? स्वीडन। तो स्वीडन में अगर हम बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और मुखिया कौन था? मुखिया कौन था? स्वीडन। यूएस। स्वीडन। यूएस मुखिया यूएस था, संयुक्त राष्ट्र था। यस। हाँ, यूएस था। अब स्टॉकहोम सम्मेलन में 2-3 बातें नोट करिएगा। म्यूट हो जाइए प्लीज़ आप लोग। 2-3 बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन अगर पेपर में आएगा कहाँ हुआ, तो नाम क्या आना चाहिए? स्वीडन में हुआ। दूसरा, पेपर में अगर सवाल आए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो ध्यान रखिएगा 5 जून से ये स्टार्ट हुआ था और 16 जून 1972 तक चला था, 1972 तक चला था। ये दूसरा बात ध्यान रखिएगा। इसमें कुल कितने, अगर पूछा जाए स्टॉकहोम सम्मेलन में कुल कितने सदस्य थे देश शामिल, तो 119 यानी 119 देश जो थे इसमें शामिल थे। ये 3-4 फैक्ट हुए। और भी फैक्ट लिख लीजिए। अगर आपसे स्टॉकहोम सम्मेलन में आपसे बात करता है तो और आप क्या जवाब देंगे इसका उद्देश्य को लेकर, तो उद्देश्य आप यहाँ पे लिखिएगा, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में भी मिलेगा, सभी के लिए एक ही पृथ्वी, सभी के लिए एक ही पृथ्वी। याद रखेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा स्टॉकहोम में। बेसिकली मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सतत विकास के बारे में पूछा गया है आपके सिलेबस यूनिट नंबर 7 में, और वहाँ पर ये इसकी भूमिका आती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ। पार्ट ए और पार्ट 2 सेकंड सोशल वर्क दोनों में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसकी सर सन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। किसकी सन? स्टॉकहोम की। जी जी 1972 में, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्यालय कहाँ है स्टॉकहोम सम्मेलन का, तो कहाँ बताएंगे आप लोग? केन्या नैरोबी में बताओगे। केन्या नैरोबी में बताओगे। और आपसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें अगर कोई भूमिका स्टॉकहोम में रही है तो वह रही है UNEP की रही है। जानते हैं ये क्या है? अभी अभी शायद मैंने आपको बताया भी है। ये क्या है जरा एक बार मुझे जिक्र करें, एक बार बताएं जरा, UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट जवाब। यूनाइटेड नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ये। और अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, जरा आप मुझे बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट हमारे सामने इसमें जिक्र हो रहा है ना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पेपर में आता है और पूछा भी जाता है। बताइए 5 जून, भाई क्या बता रहे हो आप लोग? 5 जून 1972 को ही तो इसकी स्थापना हुई थी। यही वो है स्टॉकहोम सम्मेलन वाला, अभी अभी बताया है आप लोगों को। हाँ, अभी भी बताया, ये वही डेट है। स्टॉकहोम सम्मेलन आए तो आपको करेक्ट करना है, और अगर UNEP आए तो भी आपको यही करेक्ट करना है ना। तो ब्रांच है ना, उसी समय ओपन हुई है ये, ठीक है, एक प्रकार से। और यह मानव के द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन था। मानव के द्वारा, ध्यान से सुनिए, किसके द्वारा? मानव के द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम था। स्टॉकहोम था। आपको पता होगा 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पता है आपको, यहीं से निकला है 5 जून को। जिस समय ये स्टॉकहोम सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ, जब इस सम्मेलन ये चलाया गया था 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में, तो 5 जून को ही रख दिया गया पर्यावरण दिवस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टॉकहोम से आया है। 5 जून को मनाया जाता है जो पर्यावरण, कहीं अलग से नहीं, यहीं से आया है। और इसका निर्णय आप जानते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्र के द्वारा 1973 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सर्वप्रथम जो मनाया गया था वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था। सबसे पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था? यूएस के द्वारा मनाया गया था। और ये कब मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। सर एक मिनट सर जी यूएनओ आएगा ना सर, संयुक्त राष्ट्र संघ, USA, United States of America. संयुक्त राष्ट्र। देखो संयुक्त राष्ट्र को हम क्या बोलेंगे? यूनाइटेड स्टेट बोलेंगे ना सर्वप्रथम सदस्य। एक मिनट यहाँ पे कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो आ रहा है इसको करेक्ट करिए। यहाँ आप ये नोट करिए, कॉपी में अपने मेंशन करिए। यहाँ पे सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्र, आप समझ में आया? सदस्य राष्ट्र के द्वारा 1973 में मनाया गया था। अब क्लियर हुआ? जो सदस्य राष्ट्र थे, मैंने आपको बताया ना कितने देश शामिल थे उसमें, जो सदस्य राष्ट्र थे वो, है ना, ये बात ध्यान रखिए। 119 देश 1973 में। और नहीं, यूएन में हुआ था ये ना। यूएन में, यूएन की कोई भूमिका नहीं यहाँ पे। यूएन की क्या भूमिका है मैडम? स्टॉकहोम सम्मेलन में स्वीडन की बात है, संयुक्त राष्ट्र का ये मुखिया बना था स्वीडन, है ना। यहाँ आप पॉइंट्स के रूप में नोट करें, है ना। यूएन की बात अगर हम करें तो वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन वाली प्रक्रिया में भी हम लोग बातचीत करेंगे उसमें, है ना। तो ये हालांकि इसकी इस्टेब्लिश तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ऑलरेडी, ये तो है ही है उसमें, तो जाहिर सी बात है वो शामिल रहेगा उसमें, है ना, वो ऑलरेडी शामिल रहेगा। तो जो सदस्य राष्ट्र हैं उसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं वही इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे, जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो शामिल रहेंगे। इस बात को आप खासकर ध्यान रखिएगा। तो सर सर्वप्रथम कौन से इसमें मनाया गया था? 1973 में आप सर लगाइए, सबसे पहले मनाया गया था। कौन से राष्ट्र में? राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ही लगाइए, संयुक्त राष्ट्र ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ देखा, UNEP, ये लगाइए, है ना, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र। मेजबानी अगर विश्व पर्यावरण दिवस की अभी अगर हम बात करें तो जैव विविधता पर जो है मेजबानी किसने किया था? कोलंबिया ने। किसने? कोलंबिया ने। बट वो नहीं पेपर में आएगा। जो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टॉकहोम के बारे में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब अगला पॉइंट ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये समझ में आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन से जितना फैक्ट आएगा इनसे बाहर नहीं आने वाला, इन्हीं के अंदर आएगा। एक बार अपने नोट्स देख लीजिए, जो नोट्स आपने पढ़ाया, अगर जो उसमें समझ में ना आया हो तो तुरंत पूछ लीजिए। सर एक बार बता दीजिए ना। क्या? अभी ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन किया है क्लास को? ओके जी सर। ओके, देख लीजिए एक बार फटाफट, बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा सर आप। मैं आपको बता देता हूँ वैसे एक बार। देखिए, एक जो पर्यावरण में बात कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे सम्मेलन पर, तो एक स्टॉकहोम सम्मेलन था, स्वीडन में हुआ था। 5 जून को लेकर 16 जून के बीच में 1972 में हुआ था। 119 देश इसमें शामिल थे। इसके जो मुखिया कर रहा था वो संयुक्त राष्ट्र कर रहा था। फिर उसके बाद सभी के लिए एक ही पृथ्वी होता है, ये एक उद्देश्य था इसका, स्टॉकहोम सम्मेलन का। और 1972 में इसकी स्थापना हुई। केन्या नैरोबी में इसकी जो है मुख्यालय बनाया गया। UNEP जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मानव के द्वारा किया गया यह प्रथम सम्मेलन था, पहला सम्मेलन यही था। फिर 5 जून को ही जो पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उसी 5 जून से ही इसकी स्थापना हुई स्टॉकहोम सम्मेलन की, उसी समय से हम लोग मनाना शुरू कर दिए। उसी समय का मतलब ये हुआ 1972 से नहीं, 1973 से मनाना शुरू किया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, मनाए जाने का, ठीक है। पहली बार जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस वो 1974 में मनाया गया था, ठीक है। 19 और राष्ट्र सदस्य जो मनाया था वो आपको 1972, और प्रथम पहली बार अगर नाम ना आए राष्ट्र सदस्य का तब, अगर सदस्य राष्ट्र का नाम ना आए तब 1974। पेपर में कैसे सवाल आएगा मैं बनाता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस का वर्ष 74। बस ये प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा। चलिए,
आपको आगे बताता हूँ और एक पॉइंट लेता हूँ। एक नाम आपने सुना होगा जो है एक नाम आप लोगों ने सुना होगा हेलांस्की, नाम सुना है? जी सर। एक मिनट, नहीं चल रहा है। हेलांस्की, आप लोग कॉपी पर नोट करिए, अभी स्क्रीन पे नहीं चल रहा है ये। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्या नाम था? हेलांस्की। हेलांस्की। हेलांस्की सम्मेलन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हालांकि पेपर में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन वनडे एग्जाम में और एग्जामों में पूछा जाता है इससे, अपने यूजीसी में नहीं आया है। इसकी स्थापना या यह इसकी अगर सम्मेलन की स्थिति की बात मैं करूं तो फिनलैंड में है। कहाँ पे है ये? फिनलैंड। फिनलैंड में। कब हुआ था? तो 1974 में कराया गया था ये सम्मेलन, 1974 में। अच्छा, इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था? तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तो समुद्री पर्यावरण का रक्षा करने यानी समुद्री पर्यावरण के संबंध में पहला सम्मेलन था ये, पहला सम्मेलन था। क्लियर हो रहा है सबको ना? और फिर इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे, निष्कर्ष पर अगर हम बात करें, स्पष्ट परिभाषित नहीं किया जा सका ये इसके विषय को लेकर, है ना। इसकी विषय को लेकर अगर आपसे पेपर में सवाल बना दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सम्मेलन है जो स्पष्ट परिभाषित नहीं किया अपने विषय को, तो याद रखेंगे वो हेलांस्की सम्मेलन ही है। समझ में आ रहा है? बताइए जगदीश जी। स्पष्ट नहीं किया गया विषय को। यस सर। और आपने सुना है नाम लंदन सम्मेलन के बारे में? जी सर। कब हुआ था लंदन सम्मेलन? 1975। अरे वाह, क्या बात है, 1975 में हुआ था। और इसका विषय क्या था? समुद्री पर्यावरण कचरे का निस्तारण है ना। ये प्रभावित हुआ 20 से 25 वर्ष तक, ये प्रभावित रहा 20 से 25 वर्ष तक, है ना, ये था। अच्छा, एक कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे पेपर में ये मुझे कभी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आपको 2-3 बातें बता दिया इसके संबंध में, याद रखेंगे। हाँ, ये पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वियना सम्मेलन के बारे में। हाँ जी जी सर। वियना सम्मेलन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वियना सम्मेलन के बारे में। ये वियना सम्मेलन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा ऑस्ट्रिया। हंगरी। हाँ, पता चलेगा, आप ऑस्ट्रेलिया लगा दें, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। और कब हुआ था ये? 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, ये आयोजित किया गया था। पता है इसका विषय क्या था? आरती मैडम बताइए विषय। सर ओजोन परत से था ना कुछ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओजोन परत की रक्षा। हाँ, ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में था, बहुत बढ़िया। और ये पहला सम्मेलन था ओजोन परत के संबंध में। ये कौन सा सम्मेलन था? पहला सम्मेलन था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, है ना। अच्छा, यही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आपको पता है कुल कितने मंडल होते हैं? मंडल के बारे में आप जानते हैं? जी सर। वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा, एक क्षोभ मंडल होता है, 4 मंडल होते, एक समताप मंडल होता है, आयन मंडल, एक मध्य मंडल होता है, आयन मंडल, एक आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल और एक बहिर्मंडल होता है। वेरी गुड, 5 मंडल होते हैं। 1 2 3 4 5। पता है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अगर यूजीसी में हम लोगों से पेपर में आता है, समताप मंडल को आता है।
समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये बात आपको पता होगा, है ना? हाँ यानी सर। हम इस हाँ। समताप मंडल को क्या ओजोन मंडल बोल सकते हैं, यस या नो? जी सर। Yes. जी सर। ओजोन मंडल बोल सकते हैं। अब इसी समताप मंडल में आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसी समताप मंडल में, समताप में 90% ओजोन पाया जाता है। तो बताइए 10% कौन से मंडल में ओजोन पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। शाबाश, वेरी गुड। शोभ क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में पाया जाता है, वेरी गुड। 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ? दक्षिण गोलार्ध की बात मैं कर रहा हूँ। दक्षिण गोलार्ध में ओजोन में सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी, पता है आपको? दक्षिण गोलार्ध में ओजोन में सबसे ज़्यादा क्षति पाई गई थी। तो पेपर में सवाल आता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ पाई गई है, तो ऑप्शन में वहाँ पे रहेगा दक्षिण गोलार्ध, गोलार्ध में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके ग्लोब होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, पता होगा। मैं इस दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ओजोन की सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी। आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, CFC का पूरा नाम पहले बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो गैस है ना, इस गैस में अगर हम बात करें तो ओजोन में, ओजोन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ना? ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, यस या नो? जी सर। Yes. हाँ, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ आपके लिए, सारांश निकालता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सभी गैसों के वैकल्पिक स्रोत या स्रोतों को खोजना चाहिए, और यह बात 1988 में लागू हुआ था या लागू होता है, उसी समय से ये लागू होता है, सभी गैसों के वैकल्पिक स्रोत को खोजने के संबंध में, ठीक है, वियना सम्मेलन के अंतर्गत। तो इसमें 2-3 बातें। ओजोन परत का संरक्षण, पहला सम्मेलन का नाम बताइए। वियना। वेरी गुड। वियना सम्मेलन का विषय बताइए। ओजोन परत संरक्षण। संरक्षण। वियना सम्मेलन की आयोजित कब किया गया था? 1985। समताप मंडल में कितने % ओजोन पाए जाते हैं? 90%। 10% कौन से मंडल में पाए जाते हैं ओजोन? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल। सभी गैसों के लिए वैकल्पिक स्रोत को खोजने के लिए कब से यह सिस्टम लागू हुआ कि सभी स्रोत खोजे? 1988 को। वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं एक और सम्मेलन। आपने नाम सुना है मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में? जी सर। यस सर। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को बता देता हूँ। आपको बता दूँ, यह सम्मेलन जो है इसे ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी कहते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन को। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ है? कनाडा। कनाडा में। कब हुआ था? 1987 में। 1987। विषय इसका बताएंगे आप लोग क्या? ओजोन संरक्षण ये भी था, ओजोन परत की संरक्षण पर ये भी था। तो द्वितीय सम्मेलन। हाँ, संरक्षण या संरक्षित के संबंध में था ये भी, है ना? तो ओजोन परत, ओजोन पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा हुआ, जरा बताइए। वियना। नो 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 नो, नहीं, अच्छा मॉन्ट्रियल। हाँ, अंतरराष्ट्रीय। ये आपका क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ओजोन परत पे, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा।
इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ ले लेते हैं। आपने नाम सुना है मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में? हो तो गया इसके बारे में। और क्या था? प्रोटोकॉल। टोरंटो के बारे में सुना है? टोरंटो 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 सम्मेलन सुना है आप लोगों ने? जी सर। नहीं सुना है, चलो मैं बताता हूँ। टोरंटो सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ था और 1988 में हुआ था, ठीक है। और ये इसका जो विषय था ना, ये विषय था कार्बन उत्सर्जन को लेकर था। क्या था ये? कार्बन उत्सर्जन को लेकर विषय था इसका। और इसमें आप ध्यान रखेंगे पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग जो था उसको ध्यान आकर्षित करने वाला यह सम्मेलन था। तो पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग ध्यान आकर्षण या आकर्षित करने वाला सम्मेलन था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित कौन सा सम्मेलन था? तो ग्रीन हाउस गैसेस से आप ध्यान रखेंगे टोरंटो सम्मेलन था। विकसित राष्ट्रों द्वारा उदासीनता दिखा देते थे ये टोरंटो सम्मेलन, परंतु कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा पूछा गया है अभी तक में। कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन सा था? तो टोरंटो को आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे इसके संबंध में, है ना। अच्छा, इसका प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो कार्बन उत्सर्जन को 2005 तक में ना 20% तक की कटौती की बात की गई थी। इस पर अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो कार्बन उत्सर्जन को 2005 तक कितना रखा गया था? 20% तक, 20% तक कटौती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सर? 20%? जी 20%। आपको मैं यहीं पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा टोरंटो के संबंध में ही। NOTE नोट करके आप मेंशन करिएगा अपनी कॉपी पर। 2-3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश भोपाल गैस में अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। वेरी गुड। यस सर, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने NOTE लगाया है, नोट करके बताया है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तत्कालीन कारण को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में आपसे सवाल आए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत तत्कालीन कारण क्या था, तो ये तुरंत आप लोग इसको बता दीजिएगा कि ये आपका था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के बारे में, है ना। जी सर। तो ये आप तत्कालीन कारण में जरूर मेंशन करिएगा आप लोग, है ना, रीजन में, ठीक है। या भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। जी सर, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस कई ऑक्साइड गैसेस हैं, मैंने एक बार बताया भी था। जो है ग्रीन हाउस गैस का ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। मैंने आप लोगों को कई बार इसके बारे में बताया है ना। जी सर। आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। बताइए सर। हाँ, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस करिए, ग्रीन हाउस गैसेस, ये ट्रिक है। अब इसमें जो मैंने मीना शब्द यहाँ पर मी लिया है वो मीथेन है ना। जो ना है यहाँ पर उसको मैंने क्या से रिलेट कराया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो का शब्द आ रहा है ये आपका क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो ये जलवा शब्द लिया है ये क्या बन जाएगा? वाष्प। और यहाँ पे जो ओ है इसको हम ओ कर लेंगे, ओजोन, है ना, ओजोन, है ना। और बाकी ये बन गए ग्रीन हाउस की गैस है, ग्रीन हाउस के गैस। सर ये जल से कौन सा बना? जलवाष्प सर,
जल वाष्प। जल वाष्प, है ना, जल वाष्प बना। हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो एक और गैस बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक गैस CFC। है ना, तो जी। आप उसे भी चाहो तो नोट कर लो, है ना। CFC HFC। या तो आप ना एक और ट्रिक लिखिए यहाँ पे, ओ मीना, सर यही बताई थी आपने पहले, ओ मीना। कल कल आना। काजल, हाँ अच्छा यही बताया था, लगा के कल आना जी, काजल। पहले वाली बताई थी। ओके, लगा ओके, के आना। कल काजल लगाना। ओ से क्या बन जाएगा, O2 यानी ओजोन। ऑक्सीजन, ओजोन। मी से आपका CH4 यानी मीथेन। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, N2O। तो हाँ। नाइट्रस ऑक्साइड। और कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और CFC, का से CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से जलवाष्प। लगाना। हाँ, और उसके बाद लगाना, तो इसको साइलेंट कर दिए। बेसिकली जो हमने लास्ट वाला ट्रिक बताया ना, इसमें मैंने उसको रिलेट करवा दिया था ग्रीन हाउस गैस को ही। देखिए ग्रीन हाउस गैस की ये गैसेज है ना, रिलेट करा दिया। तो चाहे दोनों में से कोई भी लिख लो, उसमें थोड़ा सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं आता है, बस इसमें आता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा क्लास में जिसको नहीं पता होगा, सबको पता है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, है ना। तो अच्छा, ये अगर मैं बात करूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये भारत सरकार द्वारा लागू हुआ सन 1986 में, ये बात आपको पता होगी, 1986 में, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पर्यावरण नियमों के दायरे में उसके अंतर्गत उद्योग धंधे को लगाया जाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार योजना को तैयार करेगी, इस तरीके की जो बात थी हमें बेसिकली टोरंटो सम्मेलन के अंतर्गत जो कनाडा में हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें शामिल की गई थी। ठीक है, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में और भी चीज़ों हम देखेंगे। अब पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, और पृथ्वी सम्मेलन को मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों से, है ना। पृथ्वी सम्मेलन के नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यस जी सर। पृथ्वी सम्मेलन की बात अगर मैं आपसे करूं, ब्राज़ील, वर्तमान में ब्राज़ीलिया कहा जाता है, पहले ब्राज़ील बोला जाता था, ब्राज़ील की राजधानी थी। और वहाँ पे ब्राज़ीलिया में रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, जेनेरियो। ठीक है, कुल टोटल 172 देश, 172 देशों ने भाग लिया था इसमें। और यह सिद्धांत पारित हुआ और इसमें एजेंडा 21 रखा गया, एजेंडा 21 रखा गया, जो 21वीं सदी के जीवन जीने के लिए नियम और मानदंड क्या होंगे, सभी को हस्तांतरण करने के लिए कंपलसरी कर दिया, एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया। वर्ष 1992 में यह इसका जो है आयोजन हुआ पृथ्वी सम्मेलन का। और प्रत्येक वर्ष गांठ मनाया जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें एक संस्था जन्म ली थी, इस पृथ्वी सम्मेलन में एक संस्था का जन्म हुआ था। आपको पता होना चाहिए उस संस्था का नाम, UNFCCC, जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट जवाब जी। कुछ कह रहे हैं सर आप? सर चेंज बोल रहे थे शायद। ओके। तो 21 मार्च 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। ये संस्था है, और ये संस्था कहाँ से निकली है बताइए? पृथ्वी सम्मेलन से निकली भाई साहब। पृथ्वी सम्मेलन से। ठीक है। और जर्मनी का शहर है बॉन। जर्मनी का शहर क्या है? बॉन, है ना। ये बॉन में इसका मुख्यालय है। कार्य इसका यही है कि एजेंडा 21 के बैठक में सभी को शामिल करना। इसी के अंतर्गत आपने दो शब्द सुने होंगे, COP, जानते हो? COP, कोप, प्रथम। हाँ, ये प्रथम कोप था। और ये जो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 1995 में आई थी ये, पार्टीज में आयोजन किया गया था जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में,
कहाँ पे? बर्लिन में, जर्मनी के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विषय इसका जानते हैं क्या था? जलवायु परिवर्तन था। क्या था? जलवायु परिवर्तन। एजेंडा 21 की योजना थी और यह प्रथम आयोजन था। यह प्रथम आयोजन था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, पेपर में आता भी है, कोप 21 करके आया था पेपर में, शायद आप लोगों ने पता होगा, देखा था। जी सर। कोप 25 आया था, 21 नहीं आया था, 25 आया था, 25 आया था। तो ये मैड्रिड यहाँ पे अगर हम बात करें, मैड्रिड शहर में एक शहर है, उसमें स्पेन का एक शहर है, उसमें इसका आयोजन हुआ था 2019 में। 2019 में ये पेपर में आया था। विषय वस्तु यही है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर जलवायु परिवर्तन। ठीक है, स्पेन का। स्पष्ट? बताइए। जी सर। जी सर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना तो आप सबके लिए तो काफ़ी रहेगा, है ना। जोहान्सबर्ग के बारे में भी जानना चाहोगे? यस सर। ओके, जी सर। चलो। जोहान्सबर्ग सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसको बोला जाता है रियो प्लस 10। अब बताइए, अगर 1992 में हुआ था, अभी भी आपने लास्ट में देखा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ रियो प्लस 10 है? 92+10 कितना होना चाहिए? 2002। 2002। हाँ, तो इसलिए 2002 में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? सतत विकास, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सतत विकास। 21वीं सदी का पहला सम्मेलन कौन सा है? बताइए जरा एक बार। जोहान्सबर्ग। सर 21वीं सदी का पहला सम्मेलन, जोहान्सबर्ग। बिल्कुल सही जवाब। पता ये क्या था? ये वैश्विक गरीबी को समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में था। आप क्या लिख सकते हो? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता केस जो है कोष की स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है, यह आप ध्यान रख सकते हैं इसके संबंध में। और मुख्य विषय जो था सतत विकास को रखा गया था इसमें, और प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सतत विकास के रूप में जाना जाए, एक प्रकार से। आपने एक रियो प्लस 10 हो गया, और फिर आपने रियो अगर 20 में जोड़ दूँ, रियो प्लस 20 अगर मैं कर दूँ, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो वाला? ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, है ना। इसका आयोजन कब हुआ? 2012। सतत विकास पर यह भी बल दिया है, सतत विकास पर यह भी बल दिया है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, विषय जो अगर हम बात करें मुख्य विषय, तो फ्यूचर वी वांट। क्या है? फ्यूचर वी वांट। ठीक है, संकल्पना एक प्रकार से की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। आयोजन 2012 में हुआ था। विषय आप ध्यान रखिएगा, मुख्य फ्यूचर वी वांट की संकल्पना जो है इसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ब्राज़ील। क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहीं पे आपने नाम सुना होगा, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जिसको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है ना? यस सर। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। और उसमें आप लोग ध्यान रखिए, कुल 8 गोल थे। कुल कितने गोल थे? 8। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अगर आपसे पूछा जाएगा
तो आप बताइएगा इसके अंतर्गत संयुक्त 8 राष्ट्र लक्ष्य। संघ के द्वारा 2000 से लेकर 2015 तक में इसको चलाया गया था। अब ये ख़त्म हो गया है। इसके अंतर्गत कुल 8 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो 189 जो हैं इसके सदस्य राष्ट्र थे, 190 देश सदस्य देश। सदस्य राष्ट्र थे। 22 अगर मैं बात करूंगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। और अगर मैं इसके अंतर बात करूंगा तो कुल 8 लक्ष्यों में अगर हम बात करें तो भूखमरी आपका और गरीबी समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा पर बल देना, लिंग समानता की बात करना, शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इस तरीके की बात थी जो बात की गई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। तो मैंने एक ट्रिक बनाया था आप लोगों के लिए, है ना। अच्छा, कुल टारगेट कितने थे इसमें? तो टारगेट टोटल जो थे वो 21 टारगेट थे, 21 टारगेट थे। और इसमें कुल कितने वो पूछे गए थे इंडिकेटर्स, कुल कितने इंडिकेटर्स हैं? तो 60 इसके जो हैं इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स। तो इम्पोर्टेंट है 21 टारगेट, 60 इंडिकेटर्स, 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्था, 189 सदस्य राष्ट्र, 8 लक्ष्य। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये पॉइंट है आपके सामने। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बनाया भी था और याद भी करवाने के संबंध में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान रखिएगा, P का स्क्वायर करिएगा, E का स्क्वायर करिएगा और फिर MDG कर दीजिएगा और C कर दीजिएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ MDGS के बारे में, है ना। P2 का मतलब हुआ कि 2 बार P आएगा। एक P से जो मतलब बनेगा वो पॉवर्टी से बनेगा, यानी गरीबी उन्मूलन से। दूसरा जो P का मतलब बनेगा प्राइमरी एजुकेशन से बनेगा, प्राइमरी एजुकेशन से बनेगा। यानी E का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि E से 2 शब्द आएंगे। एक आपका E आएगा इक्वालिटी से आएगा, और दूसरा जो E आएगा आपका वो आएगा इन्वायरमेंट आएगा, या इन्वायरमेंटल भी आप कह सकते हो। M से जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका मैटरनल हेल्थ बनेगा। क्या बनेगा? ये मैटरनल हेल्थ बनेगा, है ना। और D से जो बनेगा वो आपका डिजीज़ बनेगा। क्या बनेगा? डिजीज़ बनेगा। और G से जो शब्द बनेगा वो आपका ग्लोबल बनेगा, ग्लोबल, है ना, ग्लोबल बनेगा। और C से आपका क्या बनेगा? चाइल्ड मैटरनिटी बनेगी। ठीक है, चाइल्ड मैटरनिटी। ठीक है, ये 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 1 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 हो गए। 3 7 हो जाएंगे, 1 8 हो तो गए। 1 2 3। ग्लोबल सर M से क्या था? M से आपका मैटरनल हेल्थ था, मतलब ये बेसिकली मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात कर रहा था ना। मातृत्व स्वास्थ्य, देखो पहले से आपकी गरीबी समाप्त करना, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, इक्वालिटी का मतलब हो जाएगा समानता पर बल देना, है ना, लिंग समानता पर। इन्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा पर्यावरण सततता पर बात होनी। फिर मातृत्व स्वास्थ्य पर बात होना। फिर डिजीज़ का मतलब बीमारी थी, है ना, बीमारी की बात हुई थी, है ना, जैसे HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा, ये था। और एक ग्लोबल था, ग्लोबल मतलब वैश्विक विकास के संबंध में स्थापित करने को लेकर था। और एक था शिशु मृत्यु दर को घटाना, है ना। क्लियर हो गया ना MDGS? बोलो जी सर, यस सर। अगर आपने सही तरीके से लिख लिया होगा तो फिर तो समझो ये याद हो जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे सही तरीके से तो याद नहीं होगा, है ना। एक बार STP बता दीजिए जो ऊपर बताया था आपने, जिसमें अच्छा, SDG के बारे में आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, है ना। तो ये तब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो मैंने अभी आपको बताया है। 8 गोल, 21 टारगेट, 60 इंडिकेटर्स, 169 टारगेट्स रखे गए, विशिष्ट टारगेट्स, 17 गोल्स रखे गए, 304 इंडिकेटर्स रखे गए थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए। सस्टेनेबल गोल्स का भी बता दीजिएगा। यही तो बता रहा हूँ, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ही तो बोलते हैं SDG, है ना। इसमें क्या थे? 2015 से लेकर 2030 तक का था पहला। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुल टोटल जो थे 17 गोल्स थे, उसमें कितने थे? 8 गोल्स थे,
और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 169 टारगेट हैं, उसमें कितने टारगेट्स थे? 21 टारगेट्स थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर्स कितने हैं? 304 इंडिकेटर्स हैं, और उसमें कितने इंडिकेटर्स थे? 60 इंडिकेटर्स थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो पूछे जाते हैं हम लोगों से पेपर में, धारणी विकास शब्द की पहली बार उल्लेख वर्ष जो आता है, हालांकि वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा युक्त होता है। सन 1987 में बर्टलैंड आयोग द्वारा जो है इसकी बनाई गई एक रिपोर्ट थी, हमारा साझा भविष्य, उसमें इसको परिभाषित किया था, है कि नहीं। फिर पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात हुई, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो की बात हुई, उसमें पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है, ये बात हुई। फिर 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देते हुए गठित आयोग किया गया, जिसका नाम रखा गया बार्टलैंड आयोग। आप जानते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है 1987 का बार्टलैंड आयोग के बारे में, पेपर में आता है कई बार। बोलिए 1987 बार्टलैंड आयोग, है ना, आयोग था जो सबसे पहले धारणी विकास को परिभाषित किया था, इसी ने सबसे पहले, है ना। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा भाई? जी सर। जी सर। सर फॉर्म बताइए ना SDGs का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फुल फॉर्म सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, यही पूछ रहे थे ना आप? जी सर। हाँ, चलो अब मेंबर है, कितने मेंबर्स हैं? 189 सदस्य इसके भी है, 189। बताओ हो गया क्लियर ये? यस सर। जी सर। चलो अब यहाँ पे समझो इसको भी थोड़ा सा, है ना, इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो इसको ना कई भागों में डिवाइड किया गया, कुल 17 गोल थे। अब 17 गोल को कई भागों में डिवाइड किया गया SDG को, है ना। SDG को पहले गोल के अंतर्गत केवल उसका पूरा ही नाम था SDG, इसमें 1 से लेकर 5 तक गोल आते थे, इसका पूरा नाम यही था भाई। पूरे इसमें पूरे विश्व में गरीबी की सभी रूपों में समझना, भूखमरी को समाप्त करना, है ना, और आयु के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा की बल देना, फिर इक्वलिटी एजुकेशन पे बात करना, जेंडर समानता की बात करना, ये जो 5 गोल हैं ये SDG के नाम से ही जाने गए। फिर उसके बाद SDG आया और वो था 6 से 11। इस गोल को नाम दिया गया न्यू एरिया। क्या नाम था दिया गया? न्यू एरिया। इसमें कुल टोटल 6 से लेकर 11 गोल रखे गए थे SDG 6 से 11 में। फिर उसके बाद एक SDG आया जिसमें 12 से 15 रखे गए। इसको बोला गया था ग्रीन एजेंडा। क्या बोला गया था? ग्रीन एजेंडा बोला गया था। इसमें 12, 13, 14, 15 गोल आए थे, यानी 4 गोल। फिर एक था SDG, इसमें रखा गया 16। इसको बोला गया पीस। पीस का मतलब शांति होता है ना, क्या होता है? यस सर। जी सर। शांतिपूर्ण, हाँ शांतिपूर्ण, 16 वाले में, है ना, पीस बोला गया, है ना। और इसी में आपका आता जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग, जो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल की बात की गई थी, है ना। और एक SDG था वो आया 17। इसको क्या बोला गया? पार्टनरशिप। क्या बोला गया? पार्टनर, NER, पार्टनरशिप, ठीक है, ये बोला गया फॉर द गोल्स। ये थे, इस तरीके के एरिया बनाए गए थे। इसको भी आपसे पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई बताइए 12 से 15 वाले गोल को क्या बोला जाता है? ग्रीन एजेंडा कहा जाता है। ग्रीन एजेंडा के अंतर्गत कितने गोल्स आते हैं? तो 12 से लेकर 15 तक आते हैं। ये भी पेपर में हमसे सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके ट्रिक्स हैं, इसे भी याद सर करिए। 1 से 5 तक को क्या था? उसका नाम नहीं है कुछ, उसका इसी प्लेन में रखा है, एज अ साधारण कह सकते हो, सतत विकास लक्ष्य उसको बोला गया। सतत विकास लक्ष्य उसको सर 17 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसका जो ट्रिक था
वो था PC पर 4 सर इनके ईयर्स अलग अलग होंगे क्या? ईयर्स। जी सर, जैसे SDG 5 SDG का ईयर्स तो 2015 से लेकर 2030 तक तो है ही, उसके ईयर्स कहाँ लगेगा मैम? एक बार म्यूट जाइए। तो 70 क्या कर रहे हो? सर उन्हें उनको बोल रहे हैं ये 17 लक्ष्य हैं, वही 17 लक्ष्य हैं ये। हाँ 17 लक्ष्य है मैडम, 17 टारगेट है, गोल्स है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ये देखो ट्रिक है 17 गोल याद करने के। PC 4 है, HIL है, HIL का स्क्वायर है, और GEJ है। अब ध्यान सुनिए, PC4 का मतलब है कि P 4 बार आएगा, C4 का मतलब है तो C 4 बार आएगा, HIL का मतलब है H 2 बार आएगा, I 2 बार आएगा, L 2 बार आएगा, G 1 बार आएगा, E 1 बार आएगा और J 1 बार आएगा। तो आप देख सकते हैं 4 4 8 हो गया, इधर 6 ये हो गया, 14 हो गया, और 14 में ये 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 17। क्या ये 17 लक्ष्य बन रहे कि नहीं? इस ट्रिक में बन जा रहे हैं। यस सर। जी सर। अब एक एक करके समझिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग, है ना, ताकि समझ में आए। देखो PC4 है, याद रखिएगा, PC4 HIL यानी हिल 2 हिल का स्क्वायर फिर जेल, ठीक है, जेज कह सकते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे PC4 के बारे में। अब PC4 था, पहले 4 बार P को हम लिख लेते हैं, और आप लोग भी ऐसे एग्जाम में कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होता है तो क्या मैं पहले में नो पॉवर्टी मेंशन कर सकता हूँ? बिल्कुल, यानी पॉवर्टी लिखो तो वही बात है, नो पॉवर्टी है ना, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे में आपका आएगा प्रोटेक्ट प्लांट आ जाएगा, प्रोटेक्ट प्लेनेट कर लीजिए, प्लेनेट ग्रह, और उसके बाद पार्टनरशिप आ जाएगी, और उसके बाद आपका पीस एंड जस्टिस आ जाएगा। बात समझ में आई? बताइए, बात समझ में आया आपको? जी सर। जी सर। लास्ट वाला क्या लिखा था? लास्ट वाला पीस एंड जस्टिस सर, शांति की बात मैं कर रहा था आपसे, शांतिपूर्वक जो है समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, और साथ ही सभी स्तरों को उन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, है ना, उसके बारे में जिक्र हुआ ये, है ना। क्लियर है ये PC? अच्छा अब बात करते हैं C आपका 4 बार आएगा। एक C से जो बनेगा वो क्लीन एनर्जी बनेगा, क्लीन एनर्जी हो जाएगा, और एक C से आपका बनेगा क्लीन वाटर, और एक C से आपका बन जाएगा सस्टेनेबल सिटी, और एक C से क्या बन जाएगा? और एक C से क्या हो सकता है? क्लाइमेट एक्शन। जी, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन कहाँ है उसमें? वो गोल है, क्लाइमेट चेंज है। जी सर। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज है ना। अच्छा H से 2 बार आएगा, H कितनी बार आएगा? HIL का स्क्वायर था, यानी H 2 बार आएगा। हंगर, नो हंगर, और एक H से क्या बनेगा? हेल्थ, गुड हेल्थ की बात हुई थी, और आइस 2 बार आएगा। क्या बनेगा ये? इनोवेशन एक बनेगा, है ना, जी सर। और एक बनेगा इनइक्वालिटी की बात होगी, इनइक्वालिटी की बात होगी, यानी आप ये कह लीजिए कि रिड्यूस जो
देश के बीच में या देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना है। असमानता मतलब इनइक्वलिटी कह सकते हैं ना, तो जी रिड्यूस सर। इन इक्वलिटी की बात करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कौन सी, जो असमानता मतलब देश के बीच और भीतर, ठीक है, असमानता को कम करना, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इनइक्वलिटीज, उसके बाद क्या बनेगा आपका एल, 2 बार। लाइफ ऑफ लैंड, लाइफ ऑन लैंड होगा ना, और आपका एक लाइफ बिलो ओशन। बिलो वाटर, जी, लाइफ बिलो वाटर। वाटर एक ओशन है। सर वाटर है। अच्छा अच्छा, सर वाटर, वाटर लिखवा है आपने। ओके ओके ओके, वाटर, वाटर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, बताइए। जी सर। उसके बाद आपका था जे था ना, एक एक बार आएगा, तो ये जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। जी सर। और ई से क्या बन जाएगा, इक्वलिटी, सर एजुकेशन, एजुकेशन, इक्वालिटी तो हो गया ना। और जे से क्या बन जाएगा, जॉब्स एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का आएगा ना। जॉब्स नहीं है, जॉब भी तो है, जी जॉब सर। इकोनॉमिक्स ग्रोथ वही तो है ना। सर ई जे दोनों साथ ही में है क्या? ई जे दोनों साथ में नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर जैसे आप बोले कि क्या बोलते हैं, एक जी है, एक, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ हाँ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, इसके साथ तो आ जाता है ना पूरा, अगर जी, हम लिखते हैं जी। तो पूरा आ जाता है, ये जी सर। पूरा यही है। बाकी मैंने ट्रिक बताया ना, ट्रिक में हम वही लिखते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको जो पेपर में आता है, एक 4 नंबर का है और एक 5 नंबर का है, ठीक है। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर को ध्यान से सुन लीजिए, तो गुणवत्ता Quality शिक्षा education। की बात करेगा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करेगा। और 5 नंबर जो है आपका, वो लैंगिक समानता की बात करेगा। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है ना, समानता प्राप्त करने के लिए। जी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं 4 और 5 जो बताए हैं। अगर पेपर में आएगा तो यही आने वाला है। यदि आप 17 याद नहीं कर पा रहे हो तो इसको रट्टा मान लो, ये 2 तो याद ही हो जाना चाहिए आपको। सर ये इंग्लिश में 4थे नंबर पे कौन सा, पेस ऑफ जस्टिस है? इंग्लिश में सर ये लैंगिक ये लैंगिक सर समानता एजुकेशन है, गुणवत्ता युक्त एजुकेशन है ना। अच्छा 4 नंबर और 5 नंबर ये गोल है मतलब सर, है ना? जी, ये 4 5 भाई इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं कि पेपर में ये आ सकता है, ये आया हुआ सवाल है। 4 और 5, 4 को हम लोग ये 4 नंबर और 5 इक्वालिटी, नंबर पे आते हैं सर, है ना? हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे क्वालिटी एजुकेशन, ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फ्री एजुकेशन। हाँ वही बात, क्वालिटी फ्री एजुकेशन। और जेंडर इक्वलिटी। इसको बोलेंगे जेंडर इक्वलिटी। इक्वालिटी। फ्री नहीं होगा सर, वो गुणवत्ता युक्त है। हाँ, गुणवत्ता युक्त। क्वालिटेटिव। सर क्वालिटी एजुकेशन होगा। क्वालिटेटिव भाई क्वालिटी। गुणवत्ता युक्त कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, क्वालिटी आपको बोल रहा हूँ, क्वालिटी में आप समझ लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन है ना। और ये जेंडर जो है इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है, इसको आप जानते हैं, ठीक है, जी सर। बहुत इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अब आप ध्यान से सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथि का नाम आप ध्यान रखें जो पेपर में आता है
है ना, जो पेपर में आता है। विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर। विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस, 4 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस, अक्टूबर का प्रथम सोमवार, प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर। 16 सितंबर। जैव विविधता दिवस, 11 मई। 22 मई। 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। 5 जून। 5 जून। पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। 22 मार्च। अप्रैल। अप्रैल। विश्व जल दिवस, 22 मार्च। 22 मार्च। 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 22 21 मार्च। 21 मार्च। सर वानिकी वन दिवस ना सर? जी, 21 मार्च। ठीक है, 21 ये मार्च। दिवस हैं जो आप लोगों के लिए पेपर में इस यूनिट से प्रश्न आ सकते हैं दिवस के परिप्रेक्ष्य। सर जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मई। 22 मई। 21 मार्च 1 बोल दीजिए, है ना। आर्द्र भूमि दिवस भी एक आता है इम्पोर्टेंट। यस सर। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए। तो आपका यूनिट 7 सर मैं लिख रहा था वो ऊपर वाला थोड़ा समाप्त। नीचे करना सर। कल से सर कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी?